हे गाइस, दिस इज योर गर्ल प्रिया शर्मा। आज हम लोग क्लास 10 का साइंस चैप्टर नंबर 1 करेंगे, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। ऑलराइट, स्टार्ट करते हैं यार। सबसे पहले है फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। फिजिकल चेंज क्या होता है? देखो, डू नॉट इन्वॉल्व एनी केमिकल रिएक्शन, जिसमें तुम्हारा कोई भी केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व नहीं होता है। एग्जाम्पल, जैसे यार आप कैंडल को जला रहे हो, मेल्टिंग ऑफ वैक्स, या फिर पानी में चीनी का घोलना, है ना, डिजॉल्विंग ऑफ शुगर इन वाटर। स्पंज एब्जॉर्बिंग वाटर। स्पंज तो पता ही होगा क्या होता है, उसमें पानी जब आप ऊपर से डालते हो या उसको पानी में डाल दोगे ना, उसके अंदर पानी एब्जॉर्ब हो जाता है, वहाँ कोई केमिकल रिएक्शन तो नहीं है हुआ, तो वो एक फिजिकल चेंज है। फोर्थ वन इज बॉइलिंग ऑफ वाटर, पानी को बॉयल करना। ऑलराइट, देन सेकेंड वी हैव फिजिकल चेंज, तो यार हो चुका है। वी हैव केमिकल चेंज। केमिकल चेंज क्या होता है? डू इन्वॉल्व केमिकल रिएक्शन, जिसमें केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व होते हैं। मतलब जैसे एग्जाम्पल्स के थ्रू आप समझो। एग्जाम्पल नंबर 1 है फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स। हम और उसके बेसिकली अल्कोहल बनाने का प्रोसेस है, ठीक है। तो ग्रेप्स मतलब अंगूर, है ना। तो अंगूर को आप, एक फर्मेंटेशन प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हम लोग अल्कोहल बनाते हैं, लेकिन इस प्रोसेस में केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व होती हैं और इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? केमिकल चेंजेस। देन वी हैव, वेल, ये जो फर्मेंटेशन प्रोसेस है क्या है, कैसे है, आप आगे वाले चैप्टर्स में पढ़ोगे। सेकेंड नंबर पे क्या है? रेस्पिरेशन। जी बिल्कुल, बाबा रामदेव वाला सांस लेना। सांस लेने में क्या है यार, तुमने ऑक्सीजन अंदर लिया, तुम्हारे बॉडी में है ग्लूकोज C6H12O6। ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करके हमें कार्बन डाइऑक्साइड दिया, साथ में पानी दिया और एनर्जी दी। जो सांस लेने के बाद आपने उसको जब बाहर छोड़ा, वो बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड ही निकलता है। तो ये होता है रेस्पिरेशन का प्रोसेस। अब इसमें यार ये केमिकल चेंज कैसे हुआ? बेसिकली क्या आप उस जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर निकला और जो एनर्जी उसको मिला के क्या वापस से ग्लूकोज बना सकते हो? नहीं, आई एम सॉरी, केमिकल चेंजेस। बेसिकली केमिकल चेंजेस वो होते हैं जिनको आप रिवर्स नहीं कर सकते और इसमें केमिकल रिएक्शन का इन्वॉल्वमेंट होता है। देन वी हैव अवर थर्ड टॉपिक, दैट इज व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। सॉरी, बस थोड़ा तेज तेज हो रहा होगा बिकॉज ये वन शॉट है, रिवीजन है, तो आई थिंक आप समझ जाओगे। केमिकल इंटरेक्शन टू फॉर्म न्यू केमिकल। मान लो A प्लस B हमें क्या दे रहे हैं? C। तो A और B दोनों अलग अलग केमिकल हैं, ये दोनों इन्वॉल्व होकर एक नया केमिकल हमें दिए। तो दो या दो से ज़्यादा केमिकल्स एक साथ मिलते हैं और एक हमें नया केमिकल देते हैं, है ना। तो केमिकल्स का इंटरेक्शन होना, नए केमिकल का बनना, दिस इज व्हाट वी कॉल द केमिकल रिएक्शन इज। एग्जाम्पल हमारे पास है हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स यू वाटर। ऑलराइट, तो यहाँ क्या हुआ, तुमने सबसे पहले यार हाइड्रोजन को लिया और ऑक्सीजन को, दोनों को रिएक्ट कराया। ये दोनों यहाँ क्या यार, ये टाइप के केमिकल हैं, तो बेसिकली केमिकल्स का क्या हुआ? इंटरेक्शन हुआ और हमें क्या मिला? वाटर, एक नया केमिकल फॉर्म हुआ। ऑलराइट, देन वी हैव अवर वेरी थर्ड टॉपिक, दैट इज केमिकल इक्वेशन। सबसे पहले यार हमने पढ़ा ये फिजिकल और केमिकल चेंजेस क्या होते हैं। फर्स्ट नंबर पे ये था। सेकंड नंबर पे क्या है? केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं। एंड थर्ड नंबर पे केमिकल इक्वेशंस क्या होते हैं। तो यार केमिकल रिएक्शन, केमिकल चेंजेस वो होते हैं जिसमें केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व होते हैं। अब केमिकल रिएक्शन होता क्या है? तो दो या दो से ज़्यादा केमिकल्स का इंट्रैक्शन, बेसिकली इंटरेक्ट होकर या बेसिकली एक दूसरे से रिएक्ट करके वो तीसरा प्रोडक्ट हमें देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शन। अब यार केमिकल रिएक्शन को तुम सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हो। सिंबॉलिक फॉर्म में मतलब अभी पूरा तरह से लंबा चौड़ा लिखोगे नहीं, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन गिव्स यू कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, उसको तुम लिख सकते हो। केमिकल रिएक्शन को आप केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल ये देखो ना यार, C6H12O6 को साथ अगर आपने ऑक्सीजन को रिएक्ट करवाया, आपको क्या मिला? CO2 प्लस H2O। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर लिखना गलत बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन बहुत बड़े बड़े रिएक्शन होते हैं, अभी उसको कौन लिखेगा उतना लंबा चौड़ा। बात करते हैं केमिकल इक्वेशन। बेसिकली ये जो हमने लिखा ना, उसको सिंबॉलिक के फॉर्म में, सिंबल्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? केमिकल इक्वेशन। फॉर एग्जांपल H2 प्लस O2 गिव्स यू H2O, ठीक है। ऊपर वाले में हमने क्या लिखा? यहाँ पे हमने क्या लिखा? एक मिनट, यहाँ पे हमने लिखा हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स यू वाटर, दिस इज केमिकल रिएक्शन। अब इसको तुम अगर सिंबल्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करोगे, यू विल राइट इट डाउन लाइक H2 प्लस O2 गिव्स यू H2O, करेक्ट। तो ये हमने सिंबल्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया, इसलिए ये क्या हुआ? हमारा केमिकल इक्वेशन। रेज करते हैं यार, आगे आ जाओ। देन वी हैव अवर बैलेंस्ड केमिकल
then we have our balanced chemical reaction. केमिकल रिएक्शंस को तुमने पढ़ा, ठीक, केमिकल इक्वेशन पढ़ा, केमिकल रिएक्शन को केमिकल इक्वेशन मतलब कि सिंबल फॉर्म में हमने उसको सिंबल्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करके दिखा दिया। अब यार उसको बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन क्या होता है, उसको बैलेंस कैसे करेंगे? तो यार बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन वो होता है कि केमिकल रिएक्शन इन विच नंबर ऑफ एटम्स आर इक्वल इन बोथ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। मतलब कि अगर मैंने बोला ना यार A प्लस बी से हमें क्या मिल रहा है, हमें A भी मिल रहा है, तो क्या ये बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है? ज़रा सोचो कि हमने डेफिनेशन में बोला है कि इक्वल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ रिएक्टेंट इन बोथ, इवन इन रिएक्टेंट एंड ऑल्सो इन प्रोडक्ट। तो यार A यहाँ पे कितना है, एक बार ही है, यहाँ पे B कितनी बार है, एक बार। अब ज़रा इसे ध्यान से देखो, यहाँ A कितनी बार है, एक बार, B कितनी बार है, एक बार। समझ आया कुछ? दिमाग की बत्ती चली या नहीं चली यार? यहाँ पे A जो है एक बार है, प्रोडक्ट में भी एक बार है, P रिएक्टेंट में भी एक बार है और B प्रोडक्ट में भी एक बार है। इसका मतलब क्या है भैया? मतलब बहुत सीधा साधा है कि ये जो रिएक्शन है वो बैलेंस्ड है। ओके जी, आ गया। अब यार एग्जाम्पल लेते हैं कुछ थोड़ा सा हटके, जो हम लोग एग्जाम्पल ही पढ़ते आए H2+O2 वाला, इसको देखते हैं। तो यार बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन में आप यहाँ पे देखो, अगर मैं सिर्फ इसकी बात करूँ H2+O2 गिव्स यू H2O, क्या ये बैलेंस्ड है? अब देखोगे तो यार यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है, 2, यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है, 2, वेल एंड गुड, हमारा हाइड्रोजन तो बैलेंस है। अगर हम बात करें ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन कितना है, 2, यार यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 1। इसका मतलब भैया इसका मतलब यार ऑक्सीजन तो बैलेंस बिल्कुल भी नहीं है, ठीक। तो हमें इसको बैलेंस करना होगा और अगर हम इसको बैलेंस कर लेंगे तो हमारे पास जो आएगा उसे हम कहेंगे बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो यार देखो यहाँ पे क्या है तुम्हारे पास H2O2 H2O। अबे यहाँ पे यार हाइड्रोजन ऑलरेडी बैलेंस था तो इसका कोई लोचा नहीं अपने पास। यार ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 था। हमने क्या किया ना, इसको बैलेंस करने के लिए हमने क्या किया, हमने 2 से मल्टीप्लाई करा। अब देखो यार 2 × H2O कितने हाइड्रोजन है, 2, और जब हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई करा तो 2 × 2 4 हाइड्रोजन हो गया हमारे पास, कितने, 4। यार अगर 4 हाइड्रोजन हो गए तो हमको रिएक्टेंट में भी 4 हाइड्रोजन बनाने पड़ेंगे, इसलिए हमने वापस से 2 से मल्टीप्लाई करा, ठीक है। और अगर हमने वापस से 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हुआ, 2 × 2, इस बार 4 हाइड्रोजन रिएक्टेंट में भी और 4 हाइड्रोजन प्रोडक्ट में भी हो गया। अब ऑक्सीजन का क्या सीन है यार, यहाँ पे 1 ऑक्सीजन है और तुमने 2 से मल्टीप्लाई करा तो 2 × 1 क्या होता है, 2 × 1 = 2, अरे वाह जी वाह। तो ये तो आ रहा है आपको, तो 2 बेसिकली 2 प्रोडक्ट, मतलब यार ऑक्सीजन जो है प्रोडक्ट साइड में 2 है, एंड द सेम वे रिएक्टेंट में भी यार ऑक्सीजन 2 है। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना है कि हमारा केमिकल रिएक्शन बैलेंस्ड है। तो यार नेक्स्ट टॉपिक है एक्स्ट्रा कंडीशंस एंड रिएक्शंस। जब केमिकल रिएक्शन करा रहे हो उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा कंडीशंस, ठीक है। यार सबसे पहला है हीट। कुछ केमिकल रिएक्शंस कराने के लिए आपको एक्सटर्नल हीट देनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल मैं बताती हूँ, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 को आप हीट करोगे ना तब वो CaO+CO2 देगा, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट को आपको हीट करना पड़ेगा तब वो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड देगा। तो यार ये जो हीट है ये है क्या, ये एक्स्ट्रा कंडीशन है हमारे रिएक्शन के लिए। फिर सेकेंड नंबर पर सनलाइट है। देन प्रेशर, कभी कभी कुछ रिएक्शन ऐसी होती हैं आपकी जो अब बहुत ज़्यादा प्रेशर दोगे, हाई प्रेशर दोगे तभी वो रिएक्शंस होंगी। सेकेंड वन इज़ गैस लिबरेशन। तो यार ये जो रिएक्शन हमने करी ना अभी, ये वाली कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 अगर हमें दे रहा है तो ये जो CO2 है तुम्हारा, एक मिनट जी, ये जो CO2 है तुम्हारा ये गैस है, क्या है, गैस है ना। तो यहाँ पे गैस का एवोल्यूशन हुआ, लिबरेशन हुआ या गैस रिलीज हुई। तो यार ये भी पता चल गया कि केमिकल रिएक्शन में गैस भी रिलीज हो सकता है। और यार बेसिकली हीट हमें देनी होती है। तो यार नेक्स्ट टॉपिक है एक्स्ट्रा कंडीशंस इन रिएक्शंस। रिएक्शंस में एक्स्ट्रा कंडीशन है, ये क्या था, ओके। तो यार नेक्स्ट टॉपिक है
एक्स्ट्रा कंडीशन इन रिएक्शन, ये जो तुम्हारा है ना एक्स्ट्रा कंडीशन इन रिएक्शंस, ठीक है। तो जो रिएक्शन हो रही है, अब यार उसके कुछ एक्स्ट्रा कंडीशंस के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। फॉर एग्जांपल सबसे पहला आता है हीट। जैसे कि ये रिएक्शन आप देख सकते हो, ये रेड वाली कैल्शियम कार्बोनेट को हमने हीट करा, तब वो हमें कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड दे रहा है। तो हीट करने पे ही हमें ये प्रोडक्ट मिल रहे हैं। हमें हीट करने पे ये प्रोडक्ट्स, अगर क्या हो रहा है, ये हमें हीट करने पे ये प्रोडक्ट्स क्या बेसिकली मिल रहा है, ठीक। तो यार यहाँ पे अगर मैंने हीटिंग नहीं करी तो क्या मुझे प्रोडक्ट मिलता? नहीं। तो यार हीट भी एक फैक्टर है रिएक्शंस के लिए। देन वी हैव सनलाइट, प्रेशर, उसके बाद आता है गैस लिबरेशन। सेकंड नंबर पे गैस लिबरेशन, मतलब कुछ कुछ ऐसे रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शन होते हैं जिसमें गैस लिबरेट होती है फाइनल प्रोडक्ट के फॉर्म में। जैसे ये देखो, कैल्शियम कार्बोनेट को हमने हीट करा तो कैल्शियम ऑक्साइड के साथ साथ कार्बन, क्या बोल, एकदम लास्ट है ये, इसके बाद नो ब्रेक, पक्का फाइनल वाला एकदम। तो यार नेक्स्ट टॉपिक है एक्स्ट्रा कंडीशंस इन रिएक्शन। रिएक्शंस में एक्स्ट्रा कंडीशन, मतलब रिएक्शंस के लिए कुछ एक्स्ट्रा कंडीशंस हैं ये बेसिकली। तो भैया सबसे पहला है हीट, दूसरे नंबर पे है सनलाइट, एंड देन है प्रेशर। मतलब हीट का एग्जांपल हम देते हैं आपको, कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम हीट करें तो वो हमें कैल्शियम ऑक्साइड के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड देगा। क्या ये रिएक्शन बिना हीट की हो जाती? नहीं। तो हमें हीट देना होगा ताकि ये रिएक्शन हो सके। हीट को हालांकि एक हम ट्रायंगल से रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे ट्रायंगल बना देंगे, उसका मतलब होता है हीट। और यार ये प्रोडक्ट हमें मिल गए, ठीक। और इसी तरह कुछ रिएक्शंस जो होते हैं उनको सनलाइट चाहिए, सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्शंस होंगी। देन वी हैव प्रेशर, कुछ रिएक्शंस ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ हाई प्रेशर पे होगा, मतलब प्रेशर अप्लाई करना होगा, देन ओनली दैट रिएक्शन विल टेक प्लेस। ओके, द सेकेंड वन इज गैस लिबरेशन। मतलब कैल्शियम कार्बोनेट को आपने यहाँ पे हीट तो करा, कैल्शियम ऑक्साइड भी मिला, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड भी मिला, समझ रहे हो। कार्बन डाइऑक्साइड जो मिला ना वो क्या है? एक गैस है, ठीक। तो यहाँ पे जो गैस हुआ उसका लिबरेशन हुआ। देन वी हैव यार कैटलिस्ट। अब कैटलिस्ट की भी ज़रूरत पड़ती है। जैसे कुछ कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं ना जो कि समझो कभी क्या ही बोले, मतलब कि 2 साल 3 साल 4 साल इतना ज़्यादा टाइम ले लेते हैं, बट हम लोग उसकी बात नहीं करते हैं। मान लो कोई रिएक्शन है, ए से बी बन रहा है, और ये रिएक्शन होने में हमें जो टाइम लग रही है वो 2 घंटा लग रहा है, 2 आवर्स लग रहा है बेसिकली। बट यार अभी इतना तो टाइम किसी को, वो फ्री होकर मतलब 2 घंटे बैठ के ऐसे रिएक्शन तो कौन ही देखेगा। तो उसका टाइम को कम करने के लिए हम लोग क्या ऐड करते हैं? कैटलिस्ट। कैटलिस्ट ऐड करेंगे, अब वो ना ए टू बी का जो पाथ है उसको 2 घंटे में नहीं, उसको 5 मिनट, मतलब 2 घंटे से काफ़ी कम टाइम में उसको कंप्लीट कर देगा, ठीक है। अब यार सबसे पहला डाउट आता है कि क्या अगर हमने कैटलिस्ट को ऐड करा तो क्या ये हमारे प्रोडक्ट को कुछ इफेक्ट नहीं करेगी, मतलब प्रोडक्ट क्या हमारा चेंज नहीं होगा? तो नहीं, क्योंकि कैटलिस्ट जो होता है वो रिएक्शन में पार्ट नहीं लेता। जैसे कि मान लो आपको यहाँ से यहाँ पे आना है, या लेट से आपको बनारस से मुंबई जाना है। पहला तरीका है आप पैदल जा सकते हो, दूसरा तरीका है आप बाय रोड जा सकते हो, तीसरा तरीका है आप बाय रेल जा सकते हो, एंड तो चौथा तरीका मान लो आप एरोप्लेन से जा रहे हो, ठीक। 4 तरीके हैं। जब आप पैदल जा रहे हो तो टाइम ज़्यादा लगा, क्या प्रोडक्ट चेंज हुआ? अभी पहुंचोगे तो मुंबई। दूसरे नंबर पे आप बाय रोड जा रहे हो, हाँ, पिछले वाले से कम टाइम लगेगा, ठीक है। तो उतना अच्छा कैटलिस्ट नहीं है ये। अगर हम रेल से जाते हैं तो उसमें कम से कम 2.5 दिन, 2 से 2.5 दिन लगते हैं। तो अभी भी मतलब पैदल जाते हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो ये यार बाई रोड वाले से तो बढ़िया है, मतलब कि ये जो है उससे बेटर कैटलिस्ट है। लेकिन अगर मैं बात करूँ एरोप्लेन की तो 1.5-2 घंटे में पहुंचा देगा बनारस से मुंबई आपको। इसका मतलब वो बेस्ट कैटलिस्ट है। तो सोचो ना यार, आप कहाँ बाई रोड जा रहे थे, इतना सारा टाइम लग रहा था, और एरोप्लेन से सिर्फ 2 घंटे में हमने वो कवर कर लिया। मतलब बाई रोड तो कुछ ज़्यादा ही है, सोचो ही मत उसके बारे में, मतलब इतना सारा टाइम। इसी तरह कोई रिएक्शन अगर हो रहा है मान लो वो 2 घंटे में हो रहा है, कैटलिस्ट डालती वो सिर्फ 5 मिनट में हो जा रहा है, तो बढ़िया ना यार। लेकिन हाँ, कि आपका फाइनल प्रोडक्ट चेंज हुआ? नहीं। आप यार बाय रोड जाओ या फिर बाय ट्रेन जाओ या फिर बाय एयर जाओ, है ना, आपका प्रोडक्ट फाइनली मुंबई ही पहुंचना है और मुंबई पहुंचोगे आप, वो फिक्स है। इन द सेम वे ये जो रिएक्शन हमारा जो कैटलिस्ट होता है वो प्रोडक्ट को चेंज नहीं करता, पहुँचाएगा तो वो हमें बी पे ही, ए से पहुँचा रहा है बी पे, जैसे बनारस से मुंबई में कोई पहुँचाता है नहीं, कोई नहीं, मतलब समझ रहे हो। तो यही सीन है यार। तो कैटलिस्ट बेसिकली क्या करता है, खुद पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है,
वो हमारी हेल्प कर रहा है ताकि वो रिएक्शन जल्दी हो जाए, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा देगा, जल्दी 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 जल्दी, धीमे धीमे नहीं, जल्दी जल्दी। अच्छा जी, एंड देन वी हैव सारा कट कर दो यार। ओके, देन वी हैव, ये तो हो गई, आई थिंक इतना तो क्लियर हो गया होगा। फिजिकल स्टेट चेंज, फिजिकल स्टेट चेंज मतलब जैसे सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाना या फिर लिक्विड से गैस में। एग्जाम्पल, कार्बन जो है वो सॉलिड फॉर्म में, उसको हमने ऑक्सीजन से रिएक्ट कराया, उसका ऑक्सीडेशन करा दिया तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिला, जो कि कार्बन सॉलिड में था और हमें मिला यार गैस में। तो क्या हुआ, स्टेट चेंज हुआ। ये केमिकल रिएक्शन है और इसमें क्या हो रहा है बेसिकली स्टेट चेंज। ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि क्या ऐसा सारे रिएक्शन जिसमें स्टेट चेंज होते हैं वो केमिकल रिएक्शन होती है ना को बिल्कुल नहीं। क्यों यार, आइस है, आइस उसको आप मेल्ट कर दो, पिघला दो, तो आइस जो है ना यार पहले वो ऐसी होगी एकदम मस्त सॉलिड फॉर्म में, फ्रीज में है, मस्त सॉलिड फॉर्म में है, और उसको आपने बाहर निकाल के रख दिया कटोरे में, तो अब वो पानी बन गया। और इस कटोरे को ले जाके गैस पे रख दिए तो वो गैस पे रखने के बाद गैस बन के उड़ गया। समझ रहे हो? तो यार यहाँ पे ये सॉलिड फॉर्म में था, यहाँ पे लिक्विड फॉर्म में था, यहाँ पे गैस फॉर्म में था, लेकिन था क्या, था तो पानी। तो ये क्या है यार, ये केमिकल चेंज नहीं है। तो मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि फिजिकल स्टेट चेंज हुआ मतलब पक्के से केमिकल चेंज है, ये कहना गलत है। ठीक, हाँ स्टेट चेंज होना एक पार्ट जरूर है इसका। देन वी हैव द लास्ट पॉइंट, पीपीटी फॉर्मेशन, पीपीटी का बनना। तो यार पीपीटी मतलब होता है प्रेसिपिटेट। अब यार इसका एग्जांपल आप, हालांकि ये एग्जांपल जो है लेड नाइट्रेट जो है PbNO3 होल ट्वाइस, ये एक्वस मतलब पानी में अपन ने इसको डिजोल्व कर दिया और इसका हमने रिएक्शन कराया 2NaI सोडियम आयोडाइड से। इनसॉल्युबल सॉल्ट वो होते हैं ना, मतलब जो कि उसमें घुलेगा नहीं। जैसे पानी में नमक डालोगे तो फिर क्या तुम पानी छानोगे तो नमक निकल जाएगा? नहीं, तो वो सॉल्युबल सॉल्ट हो गया। अब समझो, मान लो अभी जैसे पानी में हम सैंड डाल दें, बालू, तो छन्ने से छानने पे बालू अलग हो जाएगी, पता है ना। तो बेसिकली क्या हुआ, वो एक तरीके से इनसॉल्युबल सॉल्ट हुआ, हालांकि वो सॉल्ट नहीं है, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू गेट यू द फील। हालांकि वो सॉल्ट नहीं है, मतलब समझ सकते हो कि कुछ ऐसा ही होता है इनसॉल्युबल सॉल्ट में, जो कि उसमें मिक्स नहीं होता, वो नीचे आके ना पिपटी बना के, मतलब नीचे आके बैठ जाता है बढ़िया से। तो होता कुछ यूँ है कि ये मान लो तुम्हारे पास कंटेनर है, ये हमारे पास है पानी, और हमने यहाँ से सैंड डाली, तो जो सैंड होगा ना वो यहाँ पे नीचे आके देख रहे हो बैठ जा रहा है, ऐसे 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 यहाँ पे मस्त आके बैठ जाएगा। तो ये जो बैठा हुआ चीज़ है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, PPT। क्या बोलते हैं? PPT, प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन हो जाती है, प्रेसिपिटेट बन जाता है। तो लेड आयोडाइड, यहाँ पे क्या है, लेड आयोडाइड का PPT बना। ठीक, एक्स्ट्रा कंडीशन इन रिएक्शन तो बेसिकली क्या है, हीट चाहिए होगी, सनलाइट, प्रेशर, उसके बाद यार गैस भी लिबरेट होता है। ठीक है, फिजिकल स्टेट में चेंजेस आ रहे होते हैं, आपको कैटलिस्ट की भी ज़रूरत पड़ती है, और प्रेसिपिटेट भी फॉर्म होता है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर एक केमिकल रिएक्शन में सारे चेंजेस हो रहे होंगे। क्या है, 4 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, हमारे पास 4 प्रकार के केमिकल रिएक्शन होते हैं। तो ओके, सबसे पहला कौन सा है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मतलब 2 या 2 से ज़्यादा लोग कंबाइन होके एक प्रोडक्ट देते हैं, तो हम उसे क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसका एग्जाम्पल आप सोचो यार, आप आटा ले लो, ये एक आटा ले लिया हमने, अरे ये दूसरा आटा ले लिया, स्माइली नहीं बना रहे, सॉरी। हाँ, एक आटा ले लिया और उसमें दूसरा आटा भी ले लिया। अब इन दोनों आटे को, इतना छोटा सा आटा लिया और दोनों को फिर क्लब कर दिया, तो ये बड़ा सा आटा बन जाता है, एक नया आटा बन गया। हालांकि आटा वही है, बट आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग यू कि यहाँ पे क्या हुआ, 2 अलग अलग छोटे छोटे हमने लिया और उसको फिर ऐड करके एक बड़ा सा आटा बना दिया, आटा का गोला बना दिया। ये क्या हुआ, कॉम्बाइन हो गया। दिस इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फील तो आ गया होगा यार। तो यार जैसे मान लो कोई केमिकल है ए जो है वो बी से रिएक्ट करके, बी के साथ कंबाइन करके ए भी बना रहा है। When 2 or more than 2 reactants combine to form a single product, जब 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट आपस में कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट देते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन।
और मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स यू कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन एक अलग है, ऑक्सीजन एक अलग है, दोनों मिलके हमें एक प्रोडक्ट दे रहे हैं, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, देन द सेकेंड वन इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो यार डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, ये कॉम्बिनेशन का उल्टा है। ये जो आपने बड़ा सा एक आटा बनाया था ना, अब इसको आप ऐसे तोड़ के अलग कर लो, 2 आटे बना दो, वो क्या हुआ, डिकम्पोजिशन। मतलब कि एक प्रोडक्ट को अलग अलग हिस्सों में तोड़ना। जैसे ये ए बी है, ए बी ना यार, ए बी को मतलब किसी चीज़ को तोड़ने के लिए हमने मान लो हीट दिया, अब ये चीज़ टूट के ए प्लस बी में कन्वर्ट हो गई, मतलब ए बी एक था, टूट के 2 में कन्वर्ट हो गया। When a single reactant decomposes to form 2 or more products, जब एक रिएक्टेंट डिकम्पोज होता है 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाने के लिए, उसे हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। तो यार एग्जांपल क्या है, सबसे पहला है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को हमने हीट करा तो हमें कैल्शियम ऑक्साइड प्लस साथ में कार्बन डाइऑक्साइड मिला। तो भाई इसमें एक चीज़ समझो कि कैल्शियम कार्बोनेट तो एक अकेला है, ठीक है, तो यार अकेले से यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड एक ये हो गया और एक ये हो गया, तो टोटल हमें कितने प्रोडक्ट मिल गए, 2 था, कितना, एक से 2 मिला, ये क्या हुआ, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो यार 4 टाइप्स के रिएक्शन होते हैं केमिकल रिएक्शन, 2 हमने पढ़ लिया। सबसे पहला कॉम्बिनेशन, दूसरा क्या है डिकम्पोजिशन। कॉम्बिनेशन क्या होता है, 2 या 2 से ज़्यादा लोग को का मिलना, केमिकल का मिलना और एक नया प्रोडक्ट देना, उसे हम लोग क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एंड सेकंड इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसमें क्या होता है कि एक पर्टिकुलर कोई भी केमिकल टूट के हमें 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट दे, मतलब कॉम्बिनेशन का उल्टा डिकम्पोजिशन। अब यार आते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पे। तो यार तीसरा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसमें क्या होता है, एग्जांपल आप देखो, ए प्लस बी सी से हमें ए सी प्लस बी मिला, मतलब ये बी और सी जो साथ में थे ना, इनके बीच में से दरार डाल दिया और खुद लेके निकल गया सी को, सोचो, और ये बेचारा सिंगल हो गया, समझ रहे हो ना। और ए और सी मस्ट एकदम, ए मस्ट बी मोर रिएक्टिव देन बी। अगर ये रिएक्शन होना चाहता है तो इसके लिए, ये रिएक्शन होने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, ए जो है वो बी से ज़्यादा रिएक्टिव होना चाहिए, तभी वो सी जो होगा वो ए के साथ जाएगा बी को छोड़ के। जैसे एग्जांपल है यार, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, जिंक को कॉपर सल्फेट से रिएक्ट कराया, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर मिला, ठीक, लाइक मोर रिएक्टिव। तो यार अगर तुम चाहते हो कि रिएक्शन हो, इसके लिए तुम्हारा जो जिंक है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होना चाहिए, तो जिंक जो है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होगा, तभी ये रिएक्शन होगी, अदरवाइज नहीं होगी। Then we have our fourth reaction, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, दोनों एक दूसरे को रिप्लेस कर देते हैं, मतलब ये है कि ए डी प्लस बी सी रिएक्ट करके हमें ए सी प्लस बी डी दे रहे हैं, मतलब ए जो है वो सी के साथ निकल लिया और ये जो बी है वो डी के साथ, इस बार ये सिंगल नहीं रहेगा, समझ रहे हो। तो ये जो है वो डी के साथ निकल लिया, बी डी के साथ निकल लिया, ए सी के साथ निकल लिया, दोनों एक दूसरे को डिस्प्लेस कर दिया, मतलब म्यूचुअल डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस का म्यूचुअल एक्सचेंज। तो यार नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ रिएक्शन बेस्ड ऑन एनर्जी फ्लो। सबसे पहला है यार एंडोथर्मिक एंड द सेकंड वन इज एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक जिसमें आपको एंडो मतलब आप थर्मिक मतलब तो हीट होता है, और एंडो मतलब जिसमें आपको हीट देनी पड़ रही है, हीट इज सप्लाइड या फिर एनर्जी इज सप्लाइड, और एक्सोथर्मिक मतलब हीट रिलीज होगा, निकलेगा, एनर्जी इज लिबरेटेड। एग्जाम्पल इज कैल्शियम कार्बोनेट को आपने हीट करा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मिला, ये टूट गया, देखो ना। तो इससे क्या बोल सकते हो आप, इसे बस आप ये बोल सकते हो यार कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन और एंडोथर्मिक, मतलब अगर आप चाहते हो कि हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन कराएं, मतलब ए को तोड़ के 2 प्रोडक्ट में कन्वर्ट करें, तो हमें हीट देना पड़ेगा। तो और एक्सोथर्मिक का क्या सीन है कि एनर्जी इज लिबरेटेड, यहाँ पे एनर्जी लिबरेट होती है। जैसे CH4 मीथेन को हमने ऑक्सीजन से रिएक्ट कराया तो हमारे पास CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस हीट रिलीज हुआ। तो देखो मीथेन और ऑक्सीजन रिएक्ट करा तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर तो मिला, साथ में हीट रिलीज हुई, हीट इज रिलीज या फिर हीट इज लिबरेटेड, तो ये क्या हुआ, बोलो एक्सोथर्मिक। ओके, अब बात करते हैं यार, ये तो हो गया, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन के कितने बच्चे हैं, टाइप्स क्या है। तो यार सबसे पहला तो आता है तुम्हारा थर्मोलिसिस, एंड देन वी हैव फोटोलिसिस, देन वी हैव इलेक्ट्रोलिसिस। मतलब डिकम्पोजिशन रिएक्शन मतलब क्या होता है, ए को तोड़ना 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट में, बी प्लस सी में तोड़ दिया मान लो,
तो थर्मोलिसिस मतलब थर्मो मतलब हीट, तो हीट की हेल्प से तोड़ना, मतलब मैं यहाँ पे मैंने हीट करा, हीट दिया और ये टूट गया B+C में, तो ये क्या हुआ, थर्मोलिसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फोटोलिसिस, तो फोटोलिसिस में हमने अगर आपको याद होगा तो एक सनलाइट वाला कुछ बताया था कि सनलाइट देते हैं, तो सनलाइट का भी यूज़ करते हैं। तो ये अगर आप सनलाइट की हेल्प से ए को तोड़ रहे हो B+C में तो उसे हम फोटोलिसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे। और अगर इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से किसी कंपाउंड को तोड़ रहे हो तो उसे हम इलेक्ट्रोलिसिस कहेंगे। तो यार फोटोलिसिस का एग्जाम्पल है AgCl, मतलब सिल्वर क्लोराइड को हमने सनलाइट के प्रेजेंस में रखा और हमें सिल्वर प्लस क्लोरीन मिला। सिल्वर जो होता है वो ग्रे कलर का होता है, तो इसलिए यहाँ पे लिखा सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे, सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे इन सनलाइट टू फॉर्म सिल्वर मिरर। सिल्वर क्लोराइड ग्रे कलर का हो जाता है। और यार इलेक्ट्रोलिसिस तो आपको पता है कि इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से, जैसे कि इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, वाटर को इलेक्ट्रोलिसिस करते हो आप, ठीक, तो वाटर को तोड़ते हो आप इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से, उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। और इलेक्ट्रोलिसिस एक डिकम्पोजिशन का टाइप है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हो यार एक प्रोडक्ट टूट रहा है दो या दो से ज़्यादा में। रेडॉक्स रिएक्शन आता है। रेडॉक्स में क्या होता है, रेडॉक्स में क्या होता है मैं बताती हूँ। सबसे पहले ऑक्सीडेशन होती है रेडॉक्स में और रिडक्शन। वेल ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन है क्या, ऑक्सीडेशन मतलब समझो कुछ ऐसा नाम सुना सुना सा नहीं लग रहा आपको, ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन का एडिशन, ऑक्सीजन को ऐड करना, समझ रहे हो, ऑक्सीजन को ऐड करना, क्या करना, ऑक्सीजन का, अरे यार लिख क्यों नहीं रही है, एडिशन। जैसे ये देखो ऑक्सीजन, या तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को, ये इलेक्ट्रॉन वाली थ्योरी आप छोड़ दो, वो 11th में पढ़ोगे आप, बट यस अगर आप ऑक्सीजन को ऐड कर रहे हो या फिर आप हाइड्रोजन को निकाल रहे हो तो उसे हम लोग ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। रिडक्शन इसका जस्ट उल्टा है, यहाँ वहाँ पे हम लोग हाइड्रोजन को निकालते हैं तो ऑक्सीजन को ऐड करते हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन को निकालेंगे हाइड्रोजन को ऐड करेंगे, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, रिडक्शन रिएक्शन। यार इसके एग्जांपल्स का क्या सीन है, एग्जांपल में है Cu + O2 इज CuO, कॉपर प्लस ऑक्सीजन, ठीक है ना। देन अब देखो यार ये जो रिएक्शन तुमने देखा, कॉपर ऑक्सीजन के साथ मिल रहा है और कॉपर ऑक्साइड बना रहे हैं, तो कैसे बना होगा, तो साइट ऑफ ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, कॉपर का हो रहा है, कैसे पता, कॉपर है जिसके पास क्या हुआ, इधर तो ऑक्सीजन 0 है, यहाँ पे एक ऑक्सीजन आ गया ना, इसका मतलब ऑक्सीजन ले लिया ये, तो ये क्या हुआ हमारा, एडिशन हुआ ऑक्सीजन का, इसका मतलब ये हुआ क्या, ऑक्सीडेशन हुआ क्या। अरे हाँ जी बिल्कुल सही सोच रहे हो आप, एकदम सही जा रहे हो, ठीक है। साइट ऑफ रिडक्शन क्या होती है यार, अब देखो यार अगर बेचारा ऑक्सीजन दे दिया तो खुद तो ऑक्सीजन दे दिया ना, उसने अपना ऑक्सीजन दे दिया, अब तो ये क्या हो गया, बेचारा, मतलब उसके पास और कोई चारा तो बचा नहीं वैसे, ठीक, तो अब ये हो गया बेचारा, अब इसने ऑक्सीजन दे दी, इसके बाद खुद इसने ऑक्सीजन दे दी है, तो ये क्या हो चुका है, मतलब इससे ऑक्सीजन रिमूव हो गया है, तो उसका क्या हुआ, O2 का रिडक्शन, क्या हुआ, O2 का रिडक्शन, ऑलराइट। अब यार ये क्या, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कौन ऑक्सीडाइज कर रहा है, ऑब्वियसली कौन कर रहा है, O2, क्यों, ये चीज़ याद रखना, ऑक्सीडाइज वो करता है जो रिड्यूस हो रहा हो या जिसका रिडक्शन हो रहा हो, यहाँ रिडक्शन किसका हो रहा है, ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन क्या हुआ, रिड्यूसिंग नहीं, ऑक्सीजन क्या हुआ, ऑक्सीडाइजिंग है। यार देखो जो दूसरे को रिड्यूस करे वो दूसरे को रिड्यूस करे, उसका काम क्या है, रिड्यूस करने का, तो रिड्यूसिंग एजेंट, तो दूसरे को ऑक्सीडाइज करे, तो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा तो खुद तो रिड्यूस होगा ना यार, और दूसरे को ऑक्सीडाइज करना हो तो उसका काम क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। रिड्यूसिंग एजेंट में एग्जाम्पल है कॉपर, क्यों, क्योंकि वो खुद तो ऑक्सीडाइज हो जा रहा है लेकिन दूसरे को तो रिड्यूस कर दे रहा है, इसलिए। यार देखो कोरोजन में क्या होता है कि मेटल सरफेसेस आर अटैक्ड बाय ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जो होती है मतलब मेटल के जो सरफेस होते हैं वो ऑक्सीजन से रिएक्ट कर लेते हैं, या तो मॉइस्चर से या एसिड से, और वो फिर एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं जिसकी वजह से क्या होता है, नया प्रोडक्ट बनाएंगे जिसकी वजह से क्या होगा, उनका जो ना एक ऐसे सरफेस है अगर, तो सरफेस पे से बाहर हल्का 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 कुछ तो बनता है, और उसकी वजह से क्या होगा, वो जो मेटल है ना वो वीक हो जाता है, ख़राब हो जाता है,
डेंजरस कोरोजन जो होती है वो डेंजरस होती है मेटल्स के लिए, हमारे मेटल को ख़राब कर देता है। अब उसलिए हमको उसे बचाना पड़ेगा, प्रिवेंशन करना पड़ेगा। बट उससे पहले हम लोग उसे किसको कहते हैं, कोरोजन, जिसमें हमारा मेटल जिसका सरफेस जो होता है वो ख़राब हो जाता है, मेटल का स्ट्रेंथ जो होता है वो कम हो जाता है। ठीक है। अब यार ये देखो, तो मेरा क्वेश्चन था आपसे कि कोरोजन क्या है, ऑक्सीडेशन है कि रिडक्शन है, सोच के कमेंट करना। ठीक, फिलहाल रस्टिंग इज इक्वल्स टू कोरोजन, क्या ये सही है कि गलत है? आपने कमेंट करना है क्या रस्टिंग और कोरोजन बराबर होते हैं। द आंसर इज़ नो। क्यों? क्योंकि रस्टिंग मतलब आयरन का रिएक्शन ऑक्सीजन या मॉइस्चर से, कोरोजन मतलब किसी भी मेटल का, ठीक है, किसी भी एलिमेंट का, समझ रहे हो, इसलिए। हालांकि हाँ, रस्टिंग एक कोरोजन का ही पार्ट है, कोरोजन मम्मी है तो रस्टिंग बच्चा है उसका। ठीक, कोरोजन एक बड़ा मतलब किसी भी मेटल का होगा तो उसे कोरोजन कहेंगे, रस्टिंग सिर्फ आयरन वाले को कहते हैं, और किसी भी मेटल में आयरन भी आता है। ठीक है, ठीक है। रस्टिंग इज़ अ पार्ट ऑफ कोरोजन हो गया। कोरोजन डेंजरस होता है हमारे मेटल्स के लिए, इसलिए हमें प्रिवेंशंस लेनी पड़ेंगी ताकि हम अपने मेटल्स को कोरोजन से बचा सकें। अब यार बात करते हैं हम लोग प्रिवेंशंस फ्रॉम कोरोजन। कोरोजन से बचाने के लिए क्या प्रिवेंशंस हम ले रहे होंगे? तो बेसिकली या तो हम अपने मेटल को पेंट कर दे। आप सोच रहे हो, अब देखते हो जब भी आपके घर की रेलिंग हो गई या कोई भी आयरन का डोर हो गया है ना, तो देखोगे यार वहाँ पे ना कुछ तो ऐसे ब्राउन लगा होता है जिसको हम लोग कहते हैं रस्ट। ठीक, तो वो जो रस्ट होता है उससे बचने के लिए आप देखोगे जो चीज़ ऑलरेडी पेंट हो चुकी है वहाँ पर रस्ट नहीं लगेगा। रेंसिडिटी क्या होती है? तो यार सारी चीज़ें अभी देख रहे हो, हमने एलिमेंट्स के बारे में पढ़ लिया कि एलिमेंट्स जो हैं या फिर जो मेटल्स हैं उन लोग को क्या दिक्कत हो रही है, उनमें कोरोजन हो जा रहा है। तो अब सोचो ना, जैसे हमारे पास अगर हम फूड आइटम्स को खुला वो छोड़ दें, अगर कोई चिप्स, समझो चिप्स के जो पैकेट्स होते हैं कभी कभी वो देखो वो स्मेल कर रहे होते हैं, क्यों? क्योंकि उनके बीच का हवा निकल गया होता है, उनके अंदर का हवा निकल जाता है। तो अब मतलब अगर उनके बीच का हवा निकल गया तो होता कुछ ही वैसा क्यों होता है? टेस्ट एंड स्मेल ऑफ फूड मटेरियल कंटेनिंग फैट एंड ऑयल चेंजेस व्हेन दे आर लेफ्ट एक्सपोज टू एयर फॉर अ लॉन्ग टाइम। जब उनको आप लंबे समय तक हवा के कांटेक्ट में छोड़ देते हो तो वो क्या करेंगे यार, ऑक्सीजन से रिएक्ट कर लेंगे, और ऑक्सीजन का अगर एडिशन हुआ तो भाई साहब पूछने की ज़रूरत नहीं है, तो वो इसके साथ क्या कर लेगा, बताओ, ऑक्सीडेशन। ऑलराइट, तो वो इसके साथ क्या कर लेगा, ऑक्सीडेशन कर लेगा। इट्स बिकॉज ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल एंड फैट प्रेजेंट इन फूड मटेरियल। ये क्यों होता है? रेंसिडिटी क्यों होता है? स्मेल क्यों आती है? क्यों? क्योंकि हमारा जो मटेरियल होता है फूड में वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। बात करते हैं प्रिवेंशन। अब यार बच्चे कैसे इससे? जैसे कि कोरोजन हो रहा था तो उसके लिए हमने प्रिवेंशन लिया कि पेंटिंग कर दो, फिर गैल्वनाइजेशन कर लो। बट अगर हम बात करें, अगर हम रेंसिडिटी की बात करेंगे तो उसके लिए क्या प्रिवेंशन होगी? उसके लिए क्या, तो एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स। अभी मैंने बोला नाइट्रोजन को ऐड करना, तो जो लेस रिएक्टिव गैस होती है ना उसको ऐड कर दो, तो उसकी वजह से क्या होगा, वो जो चिप्स वगैरह है ना हमारे पास, वो उसमें वो नाइट्रोजन से रिएक्ट नहीं करेंगे क्योंकि नाइट्रोजन लेस रिएक्टिव गैस है, और ऑक्सीडाइज नहीं होंगे तो महकेंगे भी नहीं वो। सो ये तरीका होता है हमारे पास रेंसिडिटी से डील करने का। या तो उन्हें एयर टाइट कंटेनर रख दो, ऐसे कंटेनर में जिसमें हवा जाए ही ना, ठीक ना। तो आई थिंक एकदम लास्ट टॉपिक पे हम आ चुके हैं, बैलेंसिंग केमिकल रिएक्शंस। और एक क्वेश्चन शायद इससे आ सकता है, तो इसके लिए ना यार प्रैक्टिस करनी ज़रूरी है। अगर आप चाहते हो या आप कन्फ्यूज हो कि इस टॉपिक को कैसे अच्छा करें, देन ओनली वे इज़ प्रैक्टिस जितना करोगे टॉपिक अच्छा होता जाएगा। तो हमारे पास सबसे पहला एग्जांपल है H2 + F2 गिव्स यू 2HF। अब देखो यार मैंने क्या करा है यहाँ पे, ध्यान से देखना। देखो मैंने बोला यार यहाँ पे H2, हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 2, फ्लोरीन के 2। अब इसकी अगर मैं बात करूँ ना तो यहाँ पे क्या है, 2 हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है। क्यों भैया, ये एक H, ये एक H और ये 2, इन दोनों के साथ और इसके साथ भी, तो हाइड्रोजन भी 2 और फ्लोरीन भी 2। इसका मतलब यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2। तो हाइड्रोजन एंड जो फ्लोरीन है, आप समझ सकते हो हाइड्रोजन और फ्लोरीन दोनों में सेम जगह पे, सेम नंबर में है, इसलिए रिएक्शन क्या हो गई, बैलेंस्ड।
बात करते हैं कार्बन प्लस O2 की। यहाँ पे क्या है CO2। यार CO2 में कितने कार्बन है? एक। इसमें कितने कार्बन है? एक। अच्छा O2 में कितने कार्बन ऑक्सीजन है? दो। इसमें कितने ऑक्सीजन है? दो। इसका मतलब क्या है? ये तो रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस्ड है, वी डोंट नीड टू बैलेंस इट एनी फर्दर। समझ रहे हो? तीसरा एग्जांपल है H2 + O2 गिव्स यू H2। देखो यार H2 में H कितना है? दो। इसमें H कितना है? 2 × 2 देते 4। इसमें O कितना है? 2। इसमें O कितना है? इसमें भी 2 है। 2 × 1 = 2। तो आप देख सकते हो रिएक्शन जो हमारी वो बैलेंस्ड है। अब देखो यार केमिकल रिएक्शन जब भी बैलेंस फॉर्म में लिखोगे हमेशा याद रखना, कभी ऐसे मत लिखना A + 1/2 या फिर यहाँ लिख दिया A + 1/2 B और कुछ भी मिल रहा है। तो ये फ्रैक्शन कभी नहीं, फ्रैक्शन मतलब 3/4 7/9 ये सब नहीं आना चाहिए, फ्रैक्शन आना ही नहीं चाहिए। फ्रैक्शन आया मतलब पक्के से गलती है, क्योंकि क्या किसी मॉलिक्यूल को तुम, किसी एटम को तुम आधा तोड़ के रिएक्ट कराओगे? बिल्कुल नहीं। ठीक, तो यार देखो इसमें हमने बोला ये हमारा रिएक्शन था जिसको हमको बैलेंस करना था। मैंने बोला ठीक है। अच्छा यहाँ का क्या सीन है? अगर इसको देखते हैं, हमारे पास ओरिजिनल है, तो आप देखोगे 2 H2 हैं। मैंने बोला ठीक है 2 H है। यहाँ पे 2 H है। मैंने बोला ठीक है यहाँ भी 2 H है और यहाँ भी 2 H है। मैंने बोला यहाँ पे इनिशियली तो 2 O है, यहाँ पे 1 O है। क्या मैं इसके 2 को 1 बना सकती हूँ? यस। कैसे? अगर मैं यहाँ पे 1/2 से मल्टीप्लाई करूँ, अगर मैं इस 1/2 से मल्टीप्लाई करूँ तो यस यू हर्ड इट राइट, हम इसको 1 में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? अगर मैंने इसको 1/2 से मल्टीप्लाई किया, 2 ऑक्सीजन, एक मिनट हाँ जी, सो 2 ऑक्सीजन इंटू 1/2 तो कितना हो गया टोटल? 1 ऑक्सीजन हुआ। तो 1 ऑक्सीजन हुआ मतलब कि मैं इस 1/2 को हटा के यहाँ पे 1 लिख सकते हो। लेकिन कब? ध्यान से सुनो मेरी बात। हम लोग जब मल्टीप्लाई करते हैं ना, मल्टीप्लाई या डिवाइड जैसे ये है, तो इसको हमको क्या करना होगा? इधर भी भेजना होगा, इधर भी। मतलब पूरे रिएक्शन को आप, पूरे के पूरे रिएक्शन को, लेट मी एक्सप्लेन यू, थोड़ा सा ध्यान से सुनना। देखो उसका तरीका क्या है कि इस पूरे रिएक्शन को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो। जब ये 2 यहाँ आएगा तो क्या होगा? ध्यान से, जब ये 2 यहाँ आएगा तो क्या होगा? यहाँ 2 आ जाएगा। ठीक, इस 2 से ये वाला जो 2 होगा कैंसिल हो गया, यहाँ सिर्फ 1 आ जाएगा। इस तरह यहाँ पे भी 2 आ जाएगा और ये 2 यहाँ आ जाएगा। तो रिएक्शन क्या होगी? बैलेंस्ड होगी। तो कभी भी इस टाइप का रिएक्शन है ना जिसमें तुमको कुछ ना समझ में आए फ्रैक्शन मतलब, तो आई थिंक तुम इसको यूज़ कर सकते हो। लेकिन हाँ, ज़्यादा रिएक्टेंट्स हैं या नंबर ऑफ़ रिएक्टेंट्स हैं तो तब ये मत यूज़ करना। और जस्ट फॉर योर प्रैक्टिस आई हैड गिवन यू सम क्वेश्चन। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 क्वेश्चन है। करके कमेंट में ज़रूर पोस्ट करना दैट यस तुमने क्वेश्चंस कर लिए हैं। I just want to say thank you